अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस। सो रिसेंटली एक इमेज जो है सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसको अगर आप पहली बार में देखें तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन अगर आप इसको फर्दर असेस करने की कोशिश करें तो वो कन्फ्यूजन पैदा करना शुरू कर देती है। और इस कन्फ्यूजन के भी दो पहलू हैं। इसका पहला पहलू तो ये है कि क्या ये प्लेटफॉर्म जो है ये पाकिस्तान की जानिब से KJ-500 प्लेटफॉर्म है जो कि इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर ये ZDK-03 का कोई एडवांस्ड वेरिएंट है जो कि अब पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। थोड़ा सा KJ-500 की पाकिस्तान हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो J-35 की एक्विजिशन है वो एक पूरे पैकेज के अंदर आ रही है, जिसके अंदर जो है KJ-500 भी चाइना की जानिब से ऑफर किए गए हैं और HQ-19 डिफेंस सिस्टम भी चाइना की जानिब से पाकिस्तान को ऑफर किए गए हैं। तो उस हवाले से ये सिनारियो बनता है कि क्या पाकिस्तान को KJ-500 की डिलीवरी हो चुकी है या ये टेस्टिंग के लिए पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, या फिर इसका दूसरा सिनारियो जो ZDK का थोड़ा सा बैकग्राउंड आता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से 2011 से 2015 के दरमियान में 4 ZDK-03 प्लेटफॉर्म जो हैं वो इस्तेमाल करना शुरू किए गए थे। शानजी Y8 प्लेटफॉर्म पे जो है इन ZDK-03 को डेवलप किया गया था, और रिसेंटली इसके हवाले से स्पेकुलेशंस आ रही थी कि इस प्लेटफॉर्म को या तो रिटायर कर दिया गया है कम्प्लीटली, या इन प्लेटफॉर्म्स को जो है चाइना भेजा गया है फर्दर अपग्रेड्स के लिए। अब ये तो एक कन्फ्यूजन है कि क्या ये ZDK का प्लेटफॉर्म है एडवांस्ड वेरिएंट, या फिर ये KJ-500 का प्लेटफॉर्म है। लेकिन इसमें एक और कन्फ्यूजन है जो कि डिस्कस की जा रही है, और वो ये कि क्या इस ZD के प्लेटफॉर्म को जो है KJ-500 में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है, और जो इसकी एवियोनिक्स या डिफरेंट सूट्स थे उसको चेंज करके ZD को एक एडवांस्ड KJ-500 बनाने की कोशिश की गई है। तो इन दैट केस आई बिलीव कि ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बजाय कि आपके पास स्टैंडर्ड KJ-500 प्लेटफॉर्म्स मौजूद हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर इसको मैं फर्दर एलैबोरेट करने की कोशिश करूँ तो यस, जो KJ-500 का प्लेटफॉर्म है और जो ZDK-03 का प्लेटफॉर्म है वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। यानी ZDK-03 जो है, जैसे मैंने बताया, Y8 प्लेटफॉर्म पे है, और KJ-500 जो है वो Y9 प्लेटफॉर्म पे ऑपरेट करते हैं। लेकिन Y8 और Y9 के दरम्यान में बहुत से डिफरेंसेस मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे Y9 प्लेटफॉर्म के अंदर जो है 6 WJ6C टर्बोप्रॉप इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 5100 हॉर्स पावर ईच जनरेट कर सकते हैं, कंपेयर टू Y8 प्लेटफॉर्म के जो कि YJ6 इंजन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर 4220 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म KJ-500 ऑपरेट कर रहा है जिसके अंदर ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है, उसके नतीजे में ज़्यादा एवियोनिक्स या बेहतर एवियोनिक्स का सूट जो है उसके अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा भी जो है इसके अंदर बहुत सी अपग्रेड्स की गई हुई हैं, क्योंकि Y8 प्लेटफॉर्म जो है वो सोवियत प्लेटफॉर्म AN-12 को जो है उस पे काम करके Y8 को डेवलप किया गया था, जबकि Y9 जो है वो एक मॉडर्न चाइनीज डिज़ाइन आप उसको कह सकते हैं। तो इसके अंदर ज़्यादा टेक ऑफ वेट की कैपेबिलिटी है, इसका कार्गो कैबिन जो है उसमें अपग्रेड्स की गई हुई हैं, इसके प्रोपेलर्स में जो है ज़्यादा अपग्रेड्स की हुई हैं, और इसके कॉकपिट भी जो है वो ज़्यादा एडवांस्ड है। अब जो इसमें डिस्कशन की जा रही है कि क्या ZD के प्लेटफॉर्म जो पाकिस्तान के पास मौजूद है उसको अपग्रेड करके जो है KJ-500 बनाया जा सकता है, तो मे बी ये बनाया भी जा सकता है, बट आइडियली ये आपको ज़्यादा नुकसानदेह होगा कंपेयर टू द फैक्ट कि आप डायरेक्टली KJ-500 जो है परचेज़ करें। उसकी रीज़न ये है कि जैसे कि आप जानते हैं या मैंने मेंशन किया कि Y8 प्लेटफॉर्म जो है वो Y9 के मुकाबले में एक तरह से अंडर पावर्ड है। तो उसके अंदर चेंजेस करने में, उसका आर्किटेक्चर चेंज करने में, फिर जो रेडॉम जो है इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंस करने के अंदर, इन तमाम चीज़ों के अंदर बहुत सारे डिज़ाइन चेंजेस, बहुत से आर्किटेक्चर चेंजेस जो है करने पड़ते हैं। उसके नतीजे में जो कॉस्ट है वो शायद बहुत ज़्यादा होगी कंपेयर टू कि आप KJ-500 को सेपरेटली परचेज़ करें, क्योंकि चाइना की जानिब से KJ-500 जो है एक तरह से मास प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। उसके नतीजे में जो है उसकी कॉस्ट रिलेटिवली कम आपको फ़ील होगी एज़ कम्पेयर टू द फैक्ट कि आप ZD के प्लेटफॉर्म को जो है वो KJ-500 में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन माई पर्सनल ओपिनियन आई रियली होप कि इन ZD के प्लेटफॉर्म्स को जो है वो KJ-500 के स्टैंडर्ड पे अपग्रेड नहीं किया जा रहा, और KJ-500 को जो है सेपरेटली परचेज़ करने की कोशिश की गई है या उनको परचेज़ किया जाएगा। बहरहाल इसका अंदाज़ा जो है हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकता है, और होपफुली इस प्लेटफॉर्म के हवाले से अगर किसी किस्म की फुटेज जो है हमें फ्यूचर में देखने को मिलती है तो उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि जो KJ-500 है उसका रेडॉम जो है वो स्टैटिक रहता है, जबकि ZD-के 03 के प्लेटफॉर्म का रेडॉम जो है वो स्पिन करता था। तो इससे भी शायद फ्यूचर में अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से इन ZD-के 03 प्लेटफॉर्म्स के हवाले से क्या पॉलिसी इख्तियार की गई है, बट दिस इज़ द थिंग जो कि हमें फ्यूचर में ही देखने को मिलेगी। फॉर नाउ जो है अभी इसके हवाले से हमें यकीनन वेट ही करना पड़ेगा।
उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जुलाई 3 से जुलाई 5 के दरमियान में 2 इंपॉर्टेंट विज़िट किए जाने वाले हैं। इनमें पहला विज़िट जो है ईरान का होने वाला है। ऑब्वियसली ईरान के जो प्रीवियस सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला ख़ामेनी, उनके जनाज़े के इंतज़ामात के हवाले से, उसमें शिरकत के हवाले से प्राइम मिनिस्टर की जानिब से तेहरान का विज़िट किया जाएगा। वी ऑल नो कि पाकिस्तान की जानिब से यूएस ईरान सीज़फायर के अंदर जो है एक बहुत अहम रोल प्ले किया गया है, तो वो एक फैक्टर ऑब्वियसली इसमें भी काउंट होता है। बट ओवरऑल आई थिंक ये तमाम के तमाम विज़िट जो है आयतुल्ला ख़ामेनी की जनाज़े के हवाले से ही ताल्लुक़ रखता है। लेकिन उसके बाद जो है दूसरा विज़िट जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जानिब से किया जाएगा, वो एक इंटरेस्टिंग विज़िट हो सकता है। ईरान के विज़िट के बाद जो है डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर की जानिब से टर्की का विज़िट किया जाएगा। अब टर्की का विज़िट जो है इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है कि जुलाई 4 से 5 को जो है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से टर्की का विज़िट किया जाएगा और नेटो का समिट जो कि टर्की में मुनक़िद होना है, वो जुलाई 7 से जुलाई 8 के दरमियान में स्केड्यूल्ड है। हमने रिसेंटली देखा है पाकिस्तान की यूएस के साथ रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ड्रामेटिकली इम्प्रूव हुए हैं। मीडिएशन के रोल ने जो है इसमें एक बहुत अहम रोल प्ले किया है और इसके साथ साथ टर्की के साथ भी यूएस के रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि नेटो समिट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से टर्की को कुछ बहुत इंप्रेसिव पैकेजेस या गिफ्ट दिए जा सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को अगर हम मद्देनज़र रखें तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है कि टर्की की जानिब से जो टेक्नोलॉजीज़ यूएस की जानिब से हासिल करने की कोशिश की जा रही थी, उसमें टर्की को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स पहुँच सकते हैं। तो अगर इस तमाम चीज़ को अगर हम कंसिडर करें तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि टर्की की जानिब से अमेरिका से इस टाइम पे हासिल की जा सकती हैं और पाकिस्तान का चूँकि टर्की के साथ एक यूनिक रिलेशन मौजूद है, इट्स पॉसिबल कि उन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल जो है या उन टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी फ्यूचर के अंदर आ सके। फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि 2025 के अंदर टर्किश T-65 हेलीकॉप्टर जो है उसमें किसी किस्म की डेवलपमेंट के हवाले से पाकिस्तान और टर्की के दरमियान किसी किस्म का MOU साइन किया गया था। अब इट्स पॉसिबल गिवन द गारंटीज़ यूएस की जानिब से टर्की को दी गई हों, T-65 के अंदर भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा हो जो कि फ़र्दर पाकिस्तान को भी बेनिफिट कर सकती हैं। बट विल हैव टू सी कि इस हवाले से किस किस्म की डेवलपमेंट देखने को मिलती है। दिस इज़ अ कंटिन्यूइंग स्टोरी, तो इस विज़िट के बाद भी इसके हवाले से जो अपडेट्स आएँगी उस पे हम बात करेंगे। और लास्टली पाकिस्तान की फॉर्मर नेशनल एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है, जिसको 20 मई 2026 को पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से जिसके 51.2% कंट्रोलिंग स्टेक जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम को सेल कर दिए गए थे, उनके हवाले से न्यूज़ आ रही है कि वो नए एयरलाइनर्स परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हैं। जैसे मैंने बताया कि 20 मई 2026 को 51.2% कंट्रोलिंग स्टेक्स जो हैं वो ब्लू वर्ल्ड सिटी को दिए गए थे। कंसोर्शियम के अंदर जो है ब्लू वर्ल्ड सिटी है जो कि पाकिस्तान के लार्जेस्ट प्राइवेट हाउसिंग डेवलपर कहा जा सकता है। उसके अलावा आरिफ हबीब ग्रुप है जो कि एक मेजर फाइनेंशियल कंग्लोमरेट कहा जा सकता है। इनकी जानिब से जो है अप्रॉक्सीमेटली $305 मिलियन के एवज जो है इन 51.2% कंट्रोलिंग स्टेक को परचेज़ किया गया है। अब ऐसा बताया जा रहा है कि इस कंसोर्शियम की जानिब से नए एयरलाइनर्स स्पेसिफिकली A321 XLR और A320 नियो जो है वो ख़रीदे जा सकते हैं। 15 से 20 एयरक्राफ्ट जो है इनकी जानिब से ख़रीदे जा सकते हैं और इस हवाले से गालिबन लेटर ऑफ इंटेंट भी जो है रिपोर्टेडली डिस्कशन के अंदर मौजूद है, लेकिन अभी इस हवाले से कोई पब्लिक इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। बट स्पेसिफिकली अगर हम A321 XLR के बारे में बात करें तो उसकी अराउंड 8700 किलोमीटर की रेंज है। तो सिंगल आयल एयरक्राफ्ट के अंदर जो है PIA गल्फ़, मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के रूट्स के लिए परफेक्टली इस एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल कर सकता है। उसके अलावा PIA के पास जो है ऑलरेडी A320 की मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रू टाइप जो है मौजूद है, तो यकीनन इस हवाले से उसको एडवांटेज भी दे सकता है। वील सी कि इस हवाले से क्या अपडेट निकल के सामने आती है, बट लेट्स होप कि इस प्राइवेटाइजेशन से जो है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के अंदर या फ्यूचर के अंदर इसका नाम भी चेंज किया जाता है, लेकिन इस एयरलाइन को जो है प्रॉफिटेबल बनाया जाए और होपफुली जो है इस हवाले से हमें किसी किस्म की डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन ये डेवलपमेंट जो है ये सीक्वेंशियल डेवलपमेंट होने वाली है, इसमें कई साल लग सकते हैं। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो डिसीजंस फ़ौरन लिए जाएंगे उससे जो है किसी किस्म का चेंज देखने को मिलेगा, बट होपफुली लॉन्गर रन के अंदर जो है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस वही लेगेसी एक दफ़ा से दोबारा कैरी करेगी जो कि एक टाइम पे 1960s और 1970s के अंदर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से जोड़ी जाती रही है।